back to my video again. Thanks for watching the last video. So let's start the lecture again. तो अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर जो कि है डिसीजन मेकिंग. तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? व्हाई इज इट नीडेड इन सी? तो डिसीजन मेकिंग क्या है और इसका जरूरत सी में क्यों होता है, यानी सी लैंग्वेज में क्यों होता है? तो चलो देखते हैं. डिसीजन मेकिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर द प्रोग्राम चूजेस अ पाथ बेस्ड ऑन अ कंडीशन. तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे प्रोग्राम को चूज किया जाता है, प्रोग्राम के पाथ को चूज किया जाता है. क्या? किसके बेस पे? कंडीशन के बेस पे. ठीक है. व्हाई नीड इन सी? तो व्हाई नीडेड इन सी? तो सी में क्यों जरूरत है इसका? टू एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट. तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन कब? देखो, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कोड को एग्जीक्यूट कर सके सिर्फ उसके लिए, ठीक है? लेकिन कब? जब स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाए तब. जैसे कि ये कंडीशन है, हाँ, ये हो गया साबित, तो तब होगा कोड एग्जीक्यूट. ओके. फिर हेल्प्स इन राइटिंग डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स. तो क्या करता है हेल्प? डायनामिक और फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स में हेल्प करता है लिखने के लिए उसको, ठीक है? तो ये था डिसीजन मेकिंग का, और क्या जरूरत है उसका ये. अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं. क्या है डिसीजन मेकिंग? क्यों जरूरत है बता दिया. अब आते हैं यहाँ पे. तो एग्जांपल है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, फिर प्रिंट कर दो पास. अगर नहीं तो फेल कर दो, सिंपल सी बात. तो ये होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? इसमें इफ एल्स सब कुछ इस्तेमाल होगा इसके अंदर. कंडीशन के बेस पे ये चैप्टर है. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल मैंने बताया, और ये इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस है कि एक पाथ को चूज करता है, लेकिन कब? जब उस पे कंडीशन बेस पे वो चूज करके कंडीशन अप्लाई हुआ तब उसको वो सेलेक्ट करता है, ठीक है? इसको जरूरत क्यों करता है? तो जरूरत इसलिए ताकि हम तो कंडीशन को चेक कर सके और उस कंडीशन के बेस पे हम सारे के सारे आउटपुट निकाल सके, ठीक है? और डायनामिक और फ्लेक्सिबल प्रोग्राम को हम लिख सके, वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स? लिस्ट देम. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है और लिस्ट दो उसका, ठीक है? तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अ कंडीशन. कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या अलाउ करता है? अलाउ करता है प्रोग्राम को डिसीजन बनाने के लिए कंडीशन के बेस्ड पे, ठीक है? अब उसके लिस्ट देने हैं हमको कंडीशनल स्टेटमेंट के सी के अंदर, तो चलो देखते हैं. इफ फर्स्ट है, सेकंड है इफ एल्स, और थर्ड है एल्स इफ, फोर्थ है स्विच. ये चार क्या है? लिस्ट है किसका? कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है? आगे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट ऑल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी, एक्सप्लेन टू विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल. हमको कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लिस्ट देना है सी के अंदर, और दो हमको सिंटैक्स को समझाने हैं एग्जांपल के साथ. चलो देखते हैं. तो चार कंडीशंस है, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच, ठीक है? हो गए स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स. अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे. तो इसके एग्जांपल्स है इफ एल्स. अब इफ एल्स क्या करता है? तो इफ नंबर ग्रेटर देन 0, प्रिंट पॉजिटिव, एल्स प्रिंट नेगेटिव. ये सीधा हो गया इफ एल्स. ओके. दूसरा क्या है? स्विच. तो स्विच क्या करेंगे? स्विच चॉइस, कोई भी चॉइस करना है हमको, ठीक है? अगर केस 1 होता है, प्रिंट करो ऑप्शन 1, अब ब्रेक कर दो, उसको खत्म कर दो. केस 2 प्रिंट करो ऑप्शन 2, ब्रेक करो, उसको खत्म कर दो. या तो फिर डिफॉल्टली प्रिंट करो जो बचा हुआ है इसमें. बचा क्या है? इनवॉलिड चॉइस. ये कैलकुलेटर के लिए बताया गया एग्जांपल, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड के. आगे आते हैं. बस इसमें 2 ही एग्जांपल लिए गए हैं. आप चाहो तो सबके एग्जांपल ले सकते हो. इफ एल्स का ले लिया और स्विच का ले लिया. तो बचा क्या? इफ और एल्स इफ. तो देखो, इफ एल्स इफ में क्या होगा? देखो, इफ में होगा सिर्फ इफ ही इस्तेमाल होगा, बस हो गया. अगर प्रिंट होता है तो ठीक, बस हो गया, इतना ही. ऑटोमेटिकली दूसरा ले लेगा. इफ एल्स मैंने बता दिया इधर, स्विच बता दिया, अब बता एल्स इफ. इफ एल्स इफ लेने का, फिर एल्स इफ लेने का, फिर एल्स लेने का. तो इस तरह से हो जाएंगे उसके एग्जांपल्स भी, ठीक है? बना लेना, आप थोड़ा दिमाग लगाना, आपको आ जाएगा. चलो अब यहाँ पे स्विच केस का एक प्रोग्राम देख लेते हैं. सी प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग स्विच. ये एक प्रोग्राम दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है? हमको क्या करना है? अरिथमेटिक ऑपरेशन फाइंड करना है. अरिथमेटिक यानी क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से, ठीक है? तो उसको हमको क्या करना है? फाइंड करना है. किसका इस्तेमाल करके? स्विच करका, स्विच केस का इसका इस्तेमाल करके, ठीक है? स्विच केस में क्या हम पहले प्रोग्राम लिखेंगे. तो ये होगा इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन, फिर ब्रैकेट ऑन करली वाला, फिर चार ऑपरेटर. इन ऑपरेटर में हम चूज करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है? तो हम फ्लोट लेंगे क्योंकि हमको पॉइंट में नंबर चाहिए, राइट? और हमने लिख दिया नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, ठीक है? प्रिंटफ में हमने एंटर लिया ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है? इसको बंद कर दिया. इस तरह से देखना, एक भी गलती मत करना वरना सारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है?
क्या है, स्कैनअप किया, स्कैनअप में परसेंटेज सी, यानी पहले हमने क्या किया, ऑपरेटर लिया, इसमें से कोई एक ऑपरेटर लिया, ठीक है? लेने के बाद फिर हम क्या प्रिंट, हमको 2 नंबर प्रिंट किया, 2 नंबर प्रिंट करने के बाद क्या हमने उसका एक्स इनपुट का परसेंटेज है, परसेंटेज क्योंकि हमने फ्लोट लिया था यहाँ पे, ठीक है? तो उसका लिख दिया, फिर एंड नम 1 एंड 2 नम 2, ठीक है? ये दोनों ले लिया। फिर हमने क्या किया, स्विच स्विच केस का इस्तेमाल किया, स्विच ऑपरेटर डाल दिया किसकी इसको। अब इसमें क्या किया, अगर अगर केस प्लस के लिए होता है, प्रिंट प्रिंट करो क्या रिजल्ट, नम 1 प्लस नम 2, अब ब्रेक कर दो उसको। फिर अगर माइनस के लिए रिजल्ट करो नम 1 माइनस नम 2, नम मल्टीप्लाई नम 2, और इस तरह से, ठीक है? 4 तक करेंगे। अब 4 में एक खूबी है, 4 में क्या है, देख 4 में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नम 1 नम 2 डिवाइड कर देंगे सीधा, ठीक है? लेकिन इसमें एक ये है कि अगर 0 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर के लिए डिवाइड का इसका भी एक फॉर्मूला है, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें पहले क्या करना होगा, केस 4 ये लिख दिया, केस रिजल्ट नहीं, हाँ, ये लिख दिया। फिर लिखना है यहाँ पे एक इफ एल्स का स्टेटमेंट, इफ बी इज इफ num2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब ये लिख देना है कि रिजल्ट इक्वल टू num1 डिवाइडेड num2, राइट, ठीक है? और फिर लिखना है एल्स। देखो पहले क्या करना है, यहाँ तक सब कुछ लिख देना है, फिर यहाँ पे आना है केस डिवाइड, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखना है इफ एल्स का, पहले इफ का स्टेटमेंट, तो इफ num2 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू num1 num2, ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करना है, और फिर उसके नीचे लिखना है एल्स, एल्स प्रिंट नोट डिविजल बाय नंबर, ठीक है? और उसके अंदर फिर ब्रेक लगाना है, फिर डिफ़ॉल्ट डाल देना सेम टू सेम, अब फिर हो गया हमारा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, ये प्रिंटफ डाल के निकाल देंगे रिजल्ट, ठीक है? समझ में आया? फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। स्विच में हमने ऑपरेटर लिया, ऑपरेटर कहाँ से लिया? ये 4 लिया था इसलिए, और ऑपरेटर किसके लिए लिया है? इन चारों के लिए लिया है, तो ले लिया चारों के लिए। अब ये केस 1 होता है, केस 2 होता है ना? केस 1 की जगह हमने क्या किया, ये प्लस लिया, माइनस लिया, तो हम अगर प्लस को टिपेंगे तो प्लस होगा, समझ गए? तो ये 3 तक तो कंप्लीट है, मल्टीप्लाई तक ऐसे ही करना है। फिर डिवाइड में क्या करना है, हमको ये लिख देना है, फिर यहाँ पे पहले एक इफ लिखना है, इफ नंबर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? न लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट में num2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या करना है, फिर नीचे कर्ली ब्रैकेट बनाना है और इन दोनों इसको ऐड कर देना है, ठीक है? ब्रेक अभी नहीं लगाना है, इन दोनों को पहले ऐड कर देना है, ठीक है? और फिर नीचे एल्स लिखना है कर्ली ब्रैकेट के नीचे, और फिर उसमें क्या लिखेंगे, फिर वापस से कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे और फिर लिख देंगे प्रिंट एफ नॉट डिविजिबल बाय नंबर, ठीक है? तो वो लिख देंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे, फिर ब्रेक डालेंगे और उसका ना फिर ये वाला लिखेंगे, और उसके बाद में ये हो गया आंसर, और हमको आउटपुट मिल जाएगा जब हम नंबर डालेंगे तो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम किसका, स्विच केस का इस्तेमाल करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। चलो आगे आते हैं। सी प्रोग्राम चेक इफ अ नंबर इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, रिवर्स चेक करने के लिए, ठीक है? अगर 1 2 3 डालते हैं उसका रिवर्स अगर सेम आया तो पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है सेम, ठीक है? तो चलो हमने ये प्रोग्राम लिखा, लिख दिया हमने ऐसे, इंट नम रिवर्स इक्वल टू 0 ओरिजिनल रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको लिखना है, ओरिजिनल लिखना है, रिवर्स हमको 0 लिख देना है, ठीक है? ऐसे ही लिख देना, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है? और ये हम नंबर लिखेंगे, और ये क्या है, रिवर्स 0 यानी 0 करेंगे तो उसका 0 1 2 ऐसे करेंगे, 0 प्लस ऐड करेगा तो रिवर्स करेगा। ओरिजिनल अगर ओरिजिनल था ओरिजिनल, रिमाइंडर रिमाइंडर, ये 4 हमको लेने हैं, कितना 1 2 3 4, 4 लेने हैं किसके लिए, पैलिंड्रोम या रिवर्स के लिए, याद रखना है, ठीक है? अब क्या है, हमको एक नंबर एंटर करना है, चलो हमने नंबर एंटर कर दिया, नंबर इनपुट ले लिया, ठीक है? अब क्या करना है, ओरिजिनल इक्वल टू नम, यानी ओरिजिनल जो है इक्वल टू नंबर होना चाहिए, कि जो ओरिजिनल है मानो 5, तो 5 नंबर भी, अगर हमने नंबर लिया 5, ओरिजिनल भी 5 ही है, तो हो गया 5, ठीक है? अब क्या, हमने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया यहाँ पे, नम इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नम इक्वल 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करो, रिमाइंडर इक्वल टू नम परसेंटेज 10, ठीक है? रिमाइंडर क्या दो, नंबर को डिवाइड कर दो कितने से, 10 से, ठीक है? और रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर, ये एक फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे आपको कब, जब पैलिंड्रोम फाइंड करने यानी कि रिवर्स नंबर करने हैं तब, ठीक है? नम डिवाइडेड इक्वल टू 10, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड 10, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसलिए इसको डायरेक्टली ऐसे कर दिया है, वरना हम डायरेक्टली आगे लिख सकते हैं, नम इक्वल टू नम फिर डिवाइडेड 10 लिख सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे लिखो, और शॉर्ट करने के लिए इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है? फिर हमने क्या किया, ये हो गया, इसको क्लोज कर दिया लूप को। अब इसमें इफ इफ एल्स का इस्तेमाल किया कि अगर ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स होता है तो पैलिंड्रोम, नहीं तो क्या करो, नोट पैलिंड्रोम। तो अगर ओरिजिनल नंबर हम डाला 1 2 3 और उसका रिवर्स करेंगे तो 4 3 2 1 ऐसे आएगा, तो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, नोट पैलिंड्रोम। अगर लिखो 1 1 1 1, उसको वापस से अगर रिवर्स करेंगे 1 1 तो 1 ही आएगा सेम, यानी कि पैलिंड्रोम, समझ गए? आगे आते हैं। सी प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, चलो ठीक है, सी प्रोग्राम को करना है और बड़ा नंबर फाइंड करना है 3 में से एक, ठीक है? हमने ये प्रोग्राम लिख दिया, ये लिख दिया, एबीसी 3 नंबर के लिए लिख दिया, फिर 3 नंबर इनपुट किया, इनपुट करने के बाद हमने ऐसा लिखा, और हमने ये इफ डाला कि अगर ए बी से बड़ा हो और एंड यानी कि और ए सी से भी बड़ा हो, प्रिंट क्या कर दो, ए, या तो एलसीफ, ये देखो एलसीफ वाला यहाँ पे आ गया, एग्जांपल समझ में आया ना? अगर बी सी से बड़ा हो तो क्या कर दो, बी। देखो अब यहाँ पे ए बी से बड़ा है, ए तो कंफर्म है कि ए बड़ा ही हो गया, और ए सी से बड़ा तो ए हो जाएगा कंफर्म, ठीक है? देखो यहाँ पे ए अगर बड़ा नहीं होगा बी से, मतलब ए मान लो बड़ा है बी से, लेकिन ए सी से छोटा है, ठीक है? ओके, तो फिर क्या होगा, बी बचेगा यहाँ पे, देखो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हुआ ना,
तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये बड़ा नहीं कन्फर्म हो गया। अब बचा क्या बी और सी। तो बी अगर सी से बड़ा हो तो बी प्रिंट कर दो। लेकिन अगर बी भी बड़ा ना हो तो फिर बचा क्या सी, तो एल्स सी जैसा प्रिंट हो जाएगा। समझ गए? और ये डाल देना है प्रोग्राम खत्म। आगे आते हैं। 7 पे क्या है? स्विच के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके सिंटेक्स एग्जांपल देने हैं। चलो ठीक है। ये रहा सिंटेक्स। तो पहले क्या स्विच फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कुछ लिख सकते हैं जैसे हमने ऑपरेटर लिखा था कैलकुलेटर में, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। अब क्या है? फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, फिर केस 1, केस 2 इस तरह से फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट, राइट? अब ब्रेक सबके नीचे डालना है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट के नीचे मत ना डालो तो चलेगा, ओके? यहाँ पे कोड डालने। तो यहाँ पे हमने प्लस डाला था, यहाँ पे माइनस डाला था, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर ये डाल दिया, राइट? याद है ना? तो इस तरह से ये सिंटैक्स इसको बोलते हैं, एग्ज़ाम्पल इसको बोलते हैं, याद रखना। सिंटैक्स में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑपरेटर लिख दो, ठीक है ना? समझ गए आप? इसमें केस 1 वैल्यू, केस 1 2 वैल्यू ऐसा है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट इस तरह से। आगे। अब इसका एग्जांपल तो स्विच डे हमने डे ले लिया क्या है इसके अंदर ये ले लिया एक्सप्रेशन ठीक है और इसको ओपन किया केस 1 के लिए क्या है प्रिंट करो मंडे अगर डे है केस 1 है तो मंडे करो केस 2 है तो ट्यूसडे करो इस तरह से 7 तक ले जाएंगे आंसर मिल जाएगा ठीक है ये हुआ इसका एग्जांपल इसको लॉन्ग एग्जांपल पे ले सकते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग ठीक है चलो आगे आते हैं 8 क्वेश्चन पे तो व्हाट इज अ लूप स्टेटमेंट जस्टिफाई योर आंसर तो लूप स्टेटमेंट क्या है जस्टिफाई करो अपने आंसर्स को तो चलो करते हैं तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है अ लूप स्टेटमेंट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स ठीक है अब लूप क्या है लूप स्टेटमेंट क्या है तो लूप स्टेटमेंट रिपीट करता है उस ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक उसका कंडीशन क्या हो ट्रू और फॉल्स ना हो जाए यानी कि मान लो एक लूप चला रहे हैं ठीक है एक लूप चला रहे हैं और रिपीट कर रहा है उस ब्लॉक ऑफ कोड को ठीक है ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे वापस यहाँ चल आ ही रहा है आ ही रहा है आ रहा है जब तक क्या हो वो फॉल्स या ट्रू ना हो जाए तब तक वो लूप चलता रहेगा उसको बोलते हैं लूप स्टेटमेंट क्या बोलते हैं फिर से सुनो लूप स्टेटमेंट रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक वो कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स ना हो जाए ठीक है अब इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं जस्टिफाई और आंसर बोला ना इसलिए द लूप्स help execute repetitive tasks without writing the same code multiple times सेम कोड लिखा है हमने उसको दोबारा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है लूप क्या करता है करने हमको रिपीटेड टास्क को बिना कोई दोबारा कोड लिखे मल्टीपल टाइम वो हमको क्या करता है हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक है मान लो हमको लिखना है कि आई इक्वल टू 1 ठीक है अब उसका बाद मुझे लिखना है आई इक्वल टू 2 लेकिन उसको लिखने लिखने पड़ेंगे दोबारा है ना लिखना पड़े उसका हम लूप का इस्तेमाल करते हैं और लूप क्या करता है मल्टीपल टाइम को कम कर देता है और हमको उसका इस्तेमाल करना नहीं पड़ता हमको ये क्या करता है वो दे देता है एक्सिक्यूट वैल्यू ठीक है अब आते हैं 9 क्वेश्चन पे डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंट्री एंड कंट्रोल एग्जिट लूप ठीक है तो चलो करते हैं पहला है कंट्रोल एंट्री लूप फिर कंट्रोल एग्जिट लूप डेफिनेशन क्या है कंट्रोल एंट्री का तो कंडीशन चेक्ड बिफोर एंट्री कंडीशन क्या हो चेक हो बिफोर एंट्री तो उसको बोलते हैं कंट्रोल एंट्री लूप यानी कि एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक होना चाहिए ठीक है उसके एग्जांपल्स क्या है फोर और वाई ओके अब आते हैं कंट्रोल एग्जिट लूप तो कंडीशन चेक आफ्टर एग्जीक्यूशन यानी कि जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब कंडीशन चेक हुआ वो क्या होता है डू वाई ठीक है अगला आते हैं 10th पे इसके आंसर सबके बड़े हो सकते हैं आप बड़े कर लेना ओके डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर्स मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना आगे आपका काम है रटना और सीखना सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स ठीक है तो आप व्हाइल का देखते हैं और डू व्हाइल का देखते हैं तो क्या है डिफरेंस कंडीशन चेक और एग्जीक्यूशन तो व्हाइल लूप क्या करता है बिफोर एग्जीक्यूशन द लूप वो चेक करता है कंडीशन को और एग्जीक्यूशन में क्या होता है नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉल्स अगर फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूशन रिक्वायर नहीं होता ठीक है लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है आप जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आप चुप चेक करता है लूप को एक बार ठीक है एक बार जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तब वो लूप को चेक करता है ठीक है मतलब हाँ चेक करता है कंडीशन को तब कंडीशन को चेक करता है फिर क्या करता है दूसरा क्या है उसका एग्जीक्यूशन एटलीस्ट वंस एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही होगा देखो मान लो कि स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ठीक कंडीशन फॉल्स हो गया फिर भी एक तो प्रिंट होगा इसके अंदर डू वाइल के रूप में ठीक है डू वाइल के लूप में लेकिन इसमें क्या है इसमें पहले चेक होगा अगर नहीं है कंडीशन सही तो फिर वो सीधा ही नहीं होगा प्रिंट समझ गए तो अगर मान लो कि हमको प्रिंट करना है और एक बार तो कम से कम प्रिंट करना तो इसका इस्तेमाल करेंगे वरना इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं चलो आगे आते हैं 11 नंबर पे टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स तो हमको दो तरीके हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट करने के पहला कौन सा है देख लेंगे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स लाइक if else and cascaded if else are used to choose between two or more options ठीक है यानी कि कैस्केड मतलब एलसिफ एलसिफ वाला ठीक है तो चलो तो ये क्या दो तरीके के हमको सिलेक्शन मिलते हैं स्टेटमेंट का यूज करने के लिए ठीक है तो देखते हैं तो स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है इफ और इफ एल्स होते हैं और कैस्केड यानी कि एलसिफ होते हैं ठीक है उसका यूज करते हैं क्या दो और दो से ज्यादा ऑप्शन को चूज करने के लिए ठीक है अब इसमें एग्जांपल देखते हैं तीन एग्जांपल है ठीक है तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम इफ को क्या बोलते हैं इफ को क्या बोलते हैं इसमें क्या कोई बताने वाली चीज है ठीक है उसको छोड़ो तो इफ देखते हैं इफ का इस्तेमाल करेंगे
ए ग्रेटर देन बी, ठीक है? तो प्रिंट कर दो ए बड़ा है, सिंपल। ओके? और नहीं होगा तो बी बड़ा होगा, सिंपल। अब इसमें इफ एल्स में क्या है, अगर ए बड़ा है तो प्रिंट करो ए, नहीं तो फिर छोटा करो, प्रिंट करो बी। ये हो गया इफ एल्स। अब आते हैं कैस कैड यानी एल्स इफ वाला। तो इफ डाला, ए अगर बी से बड़ा हो और ए से भी बड़ा हो, सॉरी, ए बी से भी बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो, तो प्रिंट करो ए लार्जेस्ट है। या तो फिर एल्स इफ में क्या करो, बी अगर सी से बड़ा हो तो बी कर दो, वरना बचा क्या, सी प्रिंट कर दो एल्स, ठीक है? ये हो गया इसके एग्जांपल। अब आते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स एग्जांपल, ठीक है? वो था लैडर वाला, लैडर को बोलते हैं कैस्केडर, ठीक है? और नेस्टेड पे आते हैं जिसमें सिर्फ इफ एल्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? तो अब क्या इसमें प्रोग्राम डाला, ओह सॉरी, इसमें नेस्टेड लूप है, ठीक है ना? वो हाँ, वो इफ एल्स का स्टेटमेंट था। वो देखो, अब एक और चीज है, इसको बोलते हैं कैस्केडेड इफ एल्स को बोलते हैं लैडर, और एक आता है नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है? वो उसमें क्या था, सिर्फ उसमें इफ एल्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इफ एल्स एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आगे नेस्टेड फॉर लूप, तो इसमें क्या किया हमने, प्रोग्राम लिखा, इंट में डाला, इंट में आई इक्वल टू 1 ले लिया, स्टार्ट 1 से किया, इनिशियलाइजेशन 1 से किया, और क्या किया हमने, इसको डाल दिया कंडीशन कि इक्वल टू 3 होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए, ठीक है? और फिर उसका इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? अब क्या, अब फिर दूसरा लिया हमने अंदर, जे इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, ठीक है? इसमें क्या कंडीशन डाला और इसमें इंक्रीमेंट किया, ठीक है? अब क्या प्रिंट होगा, आई इक्वल टू परसेंटेज डी, जे इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है? दो चीज प्रिंट होने वाले हैं, यानी आई जे के फॉर्म में, ओके? देखो अभी पहले प्रिंट क्या होगा, आई इक्वल टू 1, ठीक है? और उसके बाद में 1 के बाद j इक्वल टू 1, ठीक है? 1 1 हो गए, फिर आगे प्रिंट करेगा 2, फिर इसका भी 2 इस तरह से प्रिंट करेगा, ठीक है? तो इसका आप ये प्रोग्राम कर लेना, देख लेना आपको आउटपुट क्या मिलता है, समझ जाओगे आप, ओके? उसके बाद में आगे आते हैं डिफरेंट लूप्स इन सी विथ सिंटैक्स, ठीक है? तो देखते हैं डिफरेंट लूप क्या है। तो फोर फोर लूप देखते हैं पहले। फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, तीन लूप होते हैं, ठीक है? फोर लूप में क्या है, फोर लिख दिया, फिर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हो ना, बीच में कोड, ठीक है? ये हो गया फोर का। वाइल का देखते हैं, वाइल कंडीशन डाला, फिर ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे कोड डाल दिया, हो गया वाइल का। फिर सिंपल डू वाइल का, पहले डू लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, फिर वाइल लिखा और कंडीशन लिखा, ये हो गया डू वाइल का, ठीक है? इस तरह से आगे आते हैं 14 नंबर पे, ब्रेक एंड कंटिन्यू एग्जांपल, ठीक है? तो ब्रेक का एग्जांपल क्या है और कंटिन्यू का देखते हैं। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप कर देता है लूप को, पूरा की पूरे लूप को स्टॉप कर देता है, ठीक है? ओके? और जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखना, हमने हमने लिख दिया एग्जांपल, ठीक है? ये ले लिया 4 इंटू आई इज इक्वल टू ये डाल दिया, फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, फिर इसको इफ इक्वल टू 3 ब्रेक कर दो, ठीक है? अगर आई 3 आ जाए, ब्रेक कर दो, ठीक है ना? प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, ठीक है? हमने प्रिंट किया, आई 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, लेकिन आई 3 आते ही ना स्टॉप हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा उसके आगे, ठीक है? 5 5 तक जाने वाला था ये, मतलब 4 तक प्रिंट होना चाहिए था, पर नहीं होगा प्रिंट, क्योंकि आई 3 पे अटक जाएगा वो, ओके? अगला कंटिन्यू क्या है, स्किप द करंट इटरेशन, देखो अब मान लो हमको आई, ये सेम टू सेम इसी तरह है, बट इसमें देखो चेंज क्या बताता हूँ। इसका मतलब है कि अब लूप खत्म कर दो, 3 आते ही खत्म कर दो, आगे प्रिंट ही नहीं करना है। इसमें क्या है, सिर्फ 3 वाले को उड़ा दो, जैसे देखो 5 तक है ना, तो आई 1 0 हुआ, 1 हुआ प्रिंट, 2 हुआ प्रिंट, 3 को उड़ा देगा, सीधा 4 हुआ प्रिंट और 5 होगा, ऐसा, ठीक है? यानी सिर्फ उस वाले को उड़ा दो जो कंडीशन दिया है, समझ गए? आगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट्स इन लूप्स, ठीक है? तो उसका ब्रेक स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो 2 इसमें लिखा हुआ है, यूज्ड टू स्टॉप अ लूप इमीडिएटली व्हेन अ कंडीशन इज मेट। जैसे कंडीशन मिलता है, इमीडिएटली उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है लूप को, ठीक है? इसका इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं, ब्रेक लूप का, ठीक है? फिर क्या है, प्रिवेंट्स अननेसेसरी इटरेशंस, जो ज़रूरत नहीं है उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कि फालतूगिरी, मतलब मान लो कि कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल करके टाइम पास नहीं करना, इसलिए क्या करेंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ओके। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। इतने छोटे-छोटे आंसर है ना, आप थोड़ा-सा ट्राई करना कि बड़े आंसर कर सको। मैं सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ओके? डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो ऊपर ऑलरेडी बताया है, उसको देख के आप समझ के लिख सकते हो, ठीक है? खैर ये क्या मैसेज आता है दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, इफेक्ट डालना है तो ब्रेक और कंटिन्यू। तो ये क्या होता है, एग्जिस्ट या एग्जिस्ट, जो भी हो, द एंटायर द लूप एंटायरली, पूरे के पूरे लूप को ही हटा दो, खत्म कर दो वहाँ पे। कंटिन्यू सिर्फ स्किप करो उस लोकेशन में जो हमको कंडीशन दिया है, सिर्फ कंडीशन वाले को स्किप करो, बाकी सबको रहने दो। ओके, आगे एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, चलो ठीक है। गो टू इज़ यूज्ड टू जंप टू अ स्पेसिफिक लेवल इन द प्रोग्राम। यानी गो टू का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? वहाँ पे कि जाए यहाँ से वहाँ उठ के जाए। यानी कि मुझे उस प्रोग्राम में घुसना है डायरेक्टली, तो यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब गो टू क्या होता है? गो टू का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, गो टू लेवल। डायरेक्टली हम गो टू लिख नहीं सकते, ठीक है? लेवल लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे गो टू लेवल, फिर ये डाल दिया, फिर नीचे लेवल, ओके? अब हमको क्या करना है? उसमें घुसना है। जिसमें घुसना है यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी रुको, आगे आते हैं। बताता हूँ आगे कैसे एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका। ये डाल दिया हमने, ये डाल दिया। इन नंबर डाल दिया। इ इफ नम इज़ इक्वल टू 10 गो टू प्रिंट मैसेज, ठीक है? अगर नंबर जो है 10 से कम है, ठीक है? तो क्या कर दो, यहाँ पे आ जाओ सीधा, यहाँ से जंप होके सीधा यहाँ आ जाओ, ठीक है?
प्रिंट मैसेज कहाँ है? यहाँ है। प्रिंट मैसेज में क्या लिखा हुआ है? ये प्रिंट करो, ठीक है? देखो, क्या था? हमने ये प्रोग्राम लिखा, नंबर 5 लिख दिया। अगर नंबर 10 से छोटा होगा ना, छोटा, तो हमने गो टू का इस्तेमाल किया, कहा कि जाओ प्रिंट मैसेज पे। प्रिंट मैसेज कहाँ है? यहाँ। अगर यहाँ होता तो भी यहाँ जाता ये, ठीक है ना? ये कहाँ है? यहाँ है। और देखो यहाँ पे ये वाला कोलन डाला, यहाँ पे ये सेमीकोलन है और ये कोलन है, ठीक है? कोलन का मतलब है कि ये जगह और ये कहाँ पे जाना है, ये इस तरह से बताना है गो टू डाल के, ठीक है ना? अब हमने ये डाल दिया। अब क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर इज लेस देन 10, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो ये हो गया गो टू लेवल का इस्तेमाल। ओके, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आएंगे हम थर्ड चैप्टर खत्म। ये है फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, फिर पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस खत्म। ओके, फटाफट स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है कंप्यूटर से बात करने का, ठीक है? इट हेल्प्स राइट helps us write instructions that the computer understands and performs tasks like solving problems or creating software. Example are C, Python and Java. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वे है कंप्यूटर से बातचीत करने का। ये हमको हेल्प करता है क्या? कंप्यूटर को समझने का और उसको काम देने का, ठीक है, और काम करवाने का उससे। जैसे कि सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है? उसका एग्जांपल क्या है? सी, पाइथन और जावा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज एडिंग नंबर्स और डिस्प्लेइंग अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। यानी एक प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो रिटर्न होता है क्या? किसका इस्तेमाल करके? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए एक टास्क को, जैसे कि होता है एडिंग नंबर्स, डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन। यानी ये नंबर को ऐड करो या कोई मैसेज डिस्प्ले करो स्क्रीन में, ठीक है? ये होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि लिखा जाता है किसके द्वारा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए एक टास्क को, जैसे कि नंबर होता है ऐड करो उसको और मैसेज प्रिंट करो स्क्रीन पे, ठीक है? अगला, डिफाइन फ्लो चार्ट। हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट को डिफाइन करना है और कितने सिंबल यूज्ड हुए वो बताना है, ठीक है? तो चलो, अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज द स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इन ऑर्डर यूजिंग सिंबल्स। फ्लो चार्ट क्या है? एक डायग्राम है जो शो करता है क्या? स्टेप्स को, प्रोसेस के स्टेप्स को ऑर्डर के अंदर, ठीक है? किसका इस्तेमाल करके? सिंबल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है? नंबर ऑफ सिंबल्स, कॉमनली 5 मेन सिंबल्स आर यूज्ड, ठीक है? इसमें सिर्फ जो पूछा है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है ना? तो जो सिंबल्स है 5 सिंबल ज्यादातर यूज होते हैं इसमें, ठीक है? इतना ही। आप अगर कहेंगे ड्रॉ करो तो ड्रॉ करना था, ठीक है? अब आगे यहाँ पे आएंगे, एक्सप्लेन आएगा तो ड्रॉ करना है हमको सिंबल, ठीक है? और लिखने भी। तो देखो सिंबल्स कितने हैं? ओवल, रेक्टेंगल, 5 बताए थे ना? चलो, ओवल, रेक्टेंगल, डायमंड, पैरेललोग्राम, एरो, ठीक है? अब क्या है? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये ओवल कैसा होता है। रुको, इसमें कोई लिखने का चीज़ है क्या इधर? रुक जाओ 1 मिनट। ये क्या चीज़ है? अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? 1 मिनट रुक जा भैया। ठीक है। तो ओवल कैसा होता है? ओवल होता है, अबे ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जा भैया, ये क्या बकवास है ये? खैर, इसको मैं अनडू कैसे करूँ यार? अनडू का ऑप्शन भी नहीं है इसमें। ठीक है? खैर छोड़ो, ओवल ऐसा होता है, देख लेना ऐसे, ऐसे गोल होता है, ठीक है? रेक्टेंगल तो आपको पता होगा ऐसे होता है। डायमंड ऐसे, ऐसे होता है, ठीक है? पैरेललोग्राम ऐसे, ऐसे, ऐसे। लिखने भी है नाम एंड ड्रॉ भी करने, ठीक है? एरो ऐसे या ऊपर की तरफ बना दो, ठीक है? एरो उस तरह से, ठीक है? फिर इस 1 मिनट इसको बंद करना दो यार। इसको इरेज़ करना था पहले तो। ठीक है। ओके, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये सारे ये लिखने हैं नाम और उसका सिंबल भी ड्रॉ करना और मार्क्स कट जाएँगे, पहले ही बोलते रहा हूँ। अब ये ओवल क्या करता है? स्टार्ट एंड प्रोसेस करता है, ओवल सिंबल, ठीक है? इंडिकेट्स करता है द बिगिनिंग ऑफ और एंड प्रोसेस, ठीक है? बिगिनिंग प्रोसेस और एंड प्रोसेस का इंडिकेट करता है ये। फिर रेक्टेंगल क्या करता है? वो प्रोसेस को बताता है, ठीक है? उसका प्रोसेस नाम है, मतलब प्रोसेस करता है वो क्या? रिप्रेजेंट एन एक्शन और स्टेप इन द प्रोसेस। तो वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक एक्शन को और प्रोसेस स्टेप्स प्रोसेस के अंदर, ठीक है? फिर डायमंड क्या है? वो डिसीजन करता है क्या? और चॉइस करता है, जैसे एग्जांपल यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ये वाला उसको रिप्रेजेंट चॉइस करता है, जो चॉइस सेलेक्ट करने का बताता है, ठीक है? फिर पैरेललोग्राम क्या करता है? इनपुट आउटपुट करता है, ठीक है? जैसे कि रिप्रेजेंट करता है इनपुट और शो करता है आउटपुट। तो ये इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। एरो क्या करता है? फ्लो लाइन, शो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस फ्लो। यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है उसका डायरेक्शन बताने के लिए, फ्लो डायरेक्शन बताने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये सारे हो गए इसके सिंबल्स के यूज़। अब आते हैं 5 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ एल्गोरिथम? डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो एल्गोरिथम क्या है? और उसका प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करो। तो चलो करते हैं।
एन एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है? अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला इनपुट, आउटपुट, क्लियर स्टेप्स, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, ठीक है? तो इनपुट क्या है? ये इट कैन टेक इनपुट वैल्यूज, ठीक है? ये क्या कर सकता है? इनपुट वैल्यू ले सकता है। आउटपुट क्या है? ये आउटपुट दे सकता है, सिंपल सी बात। क्लियर स्टेप्स क्या है? ईच स्टेप शुड बी सिंपल एंड क्लियर। सभी स्टेप सिंपल और क्लियर होना चाहिए, ठीक है? फिर फाइनाइटनेस क्या है? द स्टेप शुड स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जो स्टेप्स है वो कब खत्म हो? कुछ समय के बाद। इफेक्टिवनेस क्या है? द स्टेप्स शुड वर्क एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप्स क्या करता है? वर्क करे, करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम को। ये होता है इफेक्टिवनेस। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम का प्रॉपर्टीज। आगे आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो क्या ये व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग सिंबल इन फ्लो चार्ट? सीधा सा बताना है कि क्या यूज है उसका। 2 मार्क्स में आएंगे ये। डिसीजन मेकिंग सिंबल डायमंड, डायमंड होता है उसका सिंबल, ठीक ठीक है? और क्या करता है वो? यूज करते हैं चॉइस करने के लिए। फिर से पढ़ता हूँ पूरा। द डिसीजन मेकिंग सिंबल डायमंड इज यूज टू शो चॉइसेस और कंडीशंस इन अ प्रोसेस सच एज डिसाइडिंग बिटवीन यस, नो और ट्रू फॉल्स, ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग सिंबल डायमंड जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं शो करने के लिए चॉइसेस या कंडीशंस को एक प्रोसेस के अंदर, और डिसाइड करने के लिए यस, नो या ट्रू फॉल्स के बीच में, ठीक है? अगला क्वेश्चन। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? तो हमको पहले क्या करना है? एल्गोरिथम ड्रॉ करना है, लिखना है, फिर फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है? तो बताता हूँ कैसे करना है, बताएं। मैं इसमें है नहीं, मैं सही से बताऊँगा कैसे करना है। तो ये देखो एल्गोरिथम तो हमको लिखना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 ऐसा लिखना है, ठीक है? और स्टेप्स के जो लेटर होंगे सब कैपिटल एस-टी-ई-पी कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर मत लिखना, मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? तो स्टेप 1 लिखना है पूरा, स्टेप 1 पे डॉट डॉट या सिंगल डॉट जैसा वो लिख दो, बस स्टेप कैप बड़ा लेटर में लिखना है, ठीक है? लिखना है स्टार्ट, फिर इनपुट द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का फाइंड करना है इसलिए। इनपुट द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? ये लिखना है स्टेप 2 में लिखना है कैलकुलेट द एरिया यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइड 2, ठीक है? ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का, फॉर्मूला देख लेना, याद करके रखना, ठीक है? फॉर्मूला मैं आगे शायद एक और वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा उसमें, ठीक है? प्रैक्टिकल वाले वीडियो में शायद मैं 3 वीडियो बनाऊंगा शायद टोटल, देखते हैं अभी। अब क्या करना है? 4 में हमको प्रिंट एरिया कर देना है, स्टेप 4 में, स्टेप 5 में स्टॉप कर देना है। हमारा ये हो गया एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? तो पहले स्टार्ट लिखना है और उस पे ओवल शेप बना देना है, ठीक है? स्टार्ट और उसके अंदर उसको अंदर कर देना है ओवल शेप से, ठीक है? फिर क्या करना है? इनपुट बेस एंड हाइट, इनपुट के लिए क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है, ठीक है? ऐसे, राइट? ऐसे होता है, ये होता है और इसके लिए ऐसे होगा, ठीक है? और फिर कैलकुलेटर ये बना दिया हमने, पहले स्टार्ट लिखा, इसको ऐसे नहीं लिखना है, नीचे लिखना है स्टार्ट, फिर इसके नीचे इसको लिखना है एरो डाल के, ठीक है? फ्लो भी इसमें लाना एरो भी डालना ताकि वो एक और दिखा सके हम, ठीक है? फिर ऐसे एरो डालना, फिर इसको लिखना है पैरेललोग्राम में। फिर इसको क्या करना है? इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये क्या रेक्टेंगल है, फिर वापस से पैरेललोग्राम बनाना है और फिर वापस से ओवल शेप बनाना है इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। ये किसके लिए था? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइड 2। याद रखना फॉर्मूला। आगे आते हैं। ड्रॉ अ प्रोग्राम एंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड, सेम वैसे ही है। बस रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल फाइंड करना, चलो देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है? स्टार्ट लिख देना है। स्टेप 1 कैपिटल लेटर याद रखना। फिर क्या है? इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है? ये किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। तो क्या करो? इनपुट करो लेंथ और विड्थ, फिर कैलकुलेट एरिया इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू, ठीक है? एंड विड्थ, फिर प्रिंट एरिया, स्टॉप। ये हो गए 5 स्टेप। इसके 5 अब एल्गोरिथम इसके देखते हैं, फिर उसके देखते हैं, फिर इसके फ्लो चार्ट देखेंगे, ओके? तो अब इसका स्टार्ट, इनसाइड द सेम साइड ऑफ स्क्वायर, फिर कैलकुलेट एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, ए इक्वल टू एस इंटू एस, ठीक है? प्रिंट एरिया, स्टॉप। सबके 5-5 स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है ना? क्या ये? स्टार्ट, फिर इनपुट रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर कैलकुलेट एरिया इक्वल टू फॉर्मूला डाल देना है, फिर प्रिंट एरिया, स्टॉप, ठीक है? ये सारे के सारे एल्गोरिदम है। अब इस फ्लो चार्ट क्या बता देता हूँ, ठीक है? अब क्या करना है आपको? ये लिखना है स्टार्ट, फिर इसको 1 मिनट यार, ठीक है? तो ये स्टार्ट है, ऐसे बना दिया इसको, ठीक है? फिर एरो डाला यहाँ पे, एरो डाल दिया, फिर क्या किया इसको? इसको पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम हाँ, फिर इसको बनाया रेक्टेंगल, फिर वापस से इसको पैरेललोग्राम, फिर वापस से इसको ओवल शेप, ऐसे बना देना है, ठीक है? यही हो गया हमारा फ्लो चैट और इस सब में एरो लगाते जाना है, ऐसे एरो है, ठीक है? एरो ऐसे लगाते जाना है, ओके? सब में इसी तरह से ऐसा कर देना, बस ये एल्गोरिदम आ गया। तो आपको फ्लो चार्ट बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बस ऐसे ड्रॉ करना है, खाली ड्रॉ करना है और एरो लगा देना है, बस इतना ही है, सिंपल है, ठीक है ना? सबके देख लीजिए आप, फॉर्मूले याद रखना और इस तरह से करना है स्टार्ट, इनपुट, कैलकुलेट, मतलब फॉर्मूला देखो स्टार्ट, इनपुट, फॉर्मूला, आउटपुट, स्टॉप। याद रखना ये वाला फॉर्मूला। आगे आते हैं। 9th, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? 2 नंबर का
फाइंड करना है। देखो इसमें से ज़रूर एक ना एक ज़रूर आएगा। ठीक है, तैयार रहना। ओके, ये लिख दिया हमने एल्गोरिदम स्टेप 1, स्टेप 2 इसमें 4 ही आएँगे। कैसे आएँगे देखो, स्टार्ट, इनपुट कितने 2 नंबर नंबर 2 राइट? और इफ ग्रेटर देन 1 मिनट ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें एक भी कंडीशन नहीं था, राइट? अब इसमें कंडीशन थी, इसमें जो होगा इसमें ये वाला यूज़ होगा, फ्लो चार्ट वाला, ये वाला यूज़ होगा, ठीक है? ये डिसीजन मेकिंग वाला इसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है? फ्लो चार्ट ड्रॉ करना हो तो, ओके? तो मैं यहाँ पे भी दिखाऊँगा, चलो ठीक है? अभी पहले इसको इरेज़ कर लेता हूँ, पूरा बेकार दिख रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, चलो तो ये स्टार्ट लिख दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में इनपुट डालो 2 नंबर और स्टेप 3 में कंडीशन डालो, ठीक है? क्या करो, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो नंबर प्रिंट करो, नहीं तो फिर क्या प्रिंट करो, नम 2, ठीक है? नम 1 सॉरी, अगर नम 1 नम 2 से बड़ा है तो नम 1 वरना नम 2, ठीक है? फिर स्टॉप कर देना है, ये हो गया एल्गोरिथम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है? अब आते हैं फ्लो चार्ट, तो ये होगा स्टार्ट लिख दिया, फिर ऐसे बना दिया, क्या बना दिया मैंने? 1 मिनट यार, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहले इसको ऐसे बना दिया, ठीक है? समझ लेना भाई, ठीक है? फिर इनपुट ले रहा है तो पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है? फिर इसको कंपेयर कर रहा है तो ये बनेगा डायमंड, ठीक है? डायमंड बनेगा, डायमंड इस तरह से बनेगा, ठीक है? अब फिर इसको क्या प्रिंट कर रहे हैं तो फिर से पैरेललोग्राम, ठीक है? और लास्ट में फिर से ओवल शेप, समझ गए? इस तरह से फ्लोचार्ट बनाना है, अगला आते हैं। फिर वो फ्लोचार्ट समझ गए सबके लिए ऐसा, अभी इवन और आउट का हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तुमको पता ही क्या करना है। स्टार्ट, इनपुट, फिर चेक इफ, ये फिर कंडीशन यानी फिर से डायमंड वाला आएगा, ठीक है ना? यानी यहाँ पे डायमंड आएगा फिर से ये वाला डिसीजन मेकिंग का। फिर ये तो पता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसमें रेक्टेंगल नहीं आने वाला, ठीक है? चलो आगे आते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 1 खत्म, ठीक है? चैप्टर 2 पे आते हैं। ओके, हाँ, उससे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला देख लो। इसका इवन आउट का फॉर्मूला क्या है? इफ नंबर इज परसेंटेज डी इक्वल टू 0 यानी फॉर्मूला क्या है? नंबर परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ये रहेगा इवन आउट का फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है? चलो, और इसमें क्या है, इफ ट्रू प्रिंट इवन अदरवाइज प्रिंट ऑड, ओके? तो इसमें हो गया आंसर। तो आगे आप बढ़ते हैं सीधा। ओके, ओके, यहाँ पे हो गए चेक नंबर, इफ एल्स डाल दिया, चलो ठीक है। अब आगे आते हैं, लेकिन इसमें एक ये देख लेते हैं कि रुको, यहाँ पे इफ डाला हुआ है, यहाँ पे भी इफ डाला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे डिसीजन, हाँ, पर इसमें यही आएगा, ठीक है? ये मत सोचना कि इसमें सॉरी, हाँ, इसमें डायमंड नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है? गलती मत करना। अब 2 पे आते हैं, चैप्टर 2 लास्ट चैप्टर इस वीडियो का। नो, नो, इस चैप्टर का सिलेबस का लास्ट चैप्टर, चलो। बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज करते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है? डेटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, यानी कि वो डिस्क्राइब करता है क्या, क्या करता है, टाइप ऑफ डेटा टाइप जो वेरिएबल होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इंट, चार, फिर फ्लोट, डबल, ठीक है ना? वो उसके बाद में क्या एग्जांपल देख सकते हैं, इंट फॉर नंबर्स, चार फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है? लिख लिख एग्जांपल देख लिया। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल वो है जिसको हम अननेम्ड लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा, ठीक है? एक वेरिएबल, एक नाम जो हम यूज करते हैं वो डेटा को स्टोर कर सके मेमोरी के अंदर, ठीक है? वो होता है वेरिएबल। कीवर्ड क्या है? स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स, एग्जांपल इफ एल्स। ये कीवर्ड्स क्या है? इफ एल्स, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक बुक होता है, रिजर्व होता है इसके अंदर, किसके, सी लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब ही यही है, कंडीशन है ऐसा, ठीक है? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, वो भी एक बुक रहता है हमेशा के लिए, लेकिन इसका क्या है देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। अ वैल्यू दैट डजंट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वैल्यू ये भी डाला हुआ है पहले से, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ओके, बीच में। फिर क्या है? टोकन, तो ये क्या चीज़ है? द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम, सबसे छोटा जो यूनिट होता है प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, ठीक है? तो वो क्या करता है? वो है टोकन्स, ठीक है? आगे आईओ फंक्शन यानी इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है? तो फंक्शन यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है? ये क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए फंक्शंस लेते हैं, ठीक है? जैसे कि स्कैनफ इनपुट के लिए और प्रिंटफ आउटपुट के लिए, ठीक है? अब आते हैं कैरेक्टर सेट, तो कैरेक्टर सेट क्या है? द सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स इन सी लाइक लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, वो होते हैं कैरेक्टर सेट्स, यानी कि जो लेटर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज सी? व्हाई इज इट कॉल्ड अ मिड लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एंड इंटरैक्टिंग विथ हार्डवेयर। सी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है? और ये मिड लेवल क्यों कहा गया? क्योंकि मिड लेवल कंबाइंस फीचर्स फॉर बोथ हाई लेवल इजी टू राइट एंड लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसमें दोनों इंक्लूड है। कौन सा? हाई लेवल भी इंक्लूड है इसमें, लो लेवल भी इंक्लूड है, और ये ईज़ी है
हाई लेवल का मतलब ईज़ियर लिख सकते हैं और लो हार्डवेयर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसमें दोनों इंक्लूड है इसलिए इसको हम मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? आगे आते हैं, फ्यूचर ऑफ सी लैंग्वेज। तो फ्यूचर ऑफ सी लैंग्वेज क्या देखते हैं? फास्ट एंड एफिशिएंट, ये फास्ट और एफिशिएंट है, पोर्टेबल एंड वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, ये एक शेयर कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ ला डाल सकते हैं और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते हैं, ठीक है? और ये क्या है, प्रोवाइड्स लो लेवल मेमोरी एक्सेस, यानी कि सबसे छोटा मेमोरी इसमें इसी में स्टोर होता है, बाकी सब में ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है? इसलिए सिंपल टू लर्न एंड यूज़, सिंपल है पढ़ सीखना और उसको यूज़ करना। सपोर्ट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि सपोर्ट करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, जो कि उस कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सके ऐसा, ठीक है? अब 4 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर? तो वो प्री प्रोसेसर क्या है वो देखते हैं, तो ये वाला हैशटैग, ठीक है? अ प्री प्रोसेसर प्रोसेसेस द कोड बिफोर इट इज़ कंपाइल्ड। प्री प्रोसेसर क्या है? एक कोड है जो क्या करता है, कंपाइल होने से पहले होता है, ठीक है? कंपाइल और प्री द कोड बिफोर इट इज़ कंपाइल्ड, ठीक है? कंपाइल होने से पहले जो होता है कोड, वो प्री प्रोसेसर होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड studio.h, ठीक है? इसमें h क्या है? हैशटैग ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, ठीक है? इंक्लूड क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है? ये पूरा आपका लाइब्रेरी है, ओके? आगे, व्हाट इज़ टोकन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोकन इन सी? टोकन्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन सबसे छोटा यूनिट होता है प्रोग्राम का। उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है कीवर्ड्स, सेकंड है आइडेंटिफायर्स, थर्ड है कांस्टेंट्स, फोर है ऑपरेटर्स, फाइव है स्ट्रिंग्स और सिक्स है स्पेशल सिंबल्स, ठीक है? ये पूरा लिख के आना, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हेडर फाइल? नेम 3 हेडर फाइल्स। हेडर फाइल का मतलब क्या है और 3 नाम बताओ। तो हेडर फाइल कंटेन्स प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड मैक मैक्रोस यूज्ड इन प्रोग्राम्स, ठीक है? तो क्या, हेडर फाइल कंटेन करता है प्रीडिफाइंड फंक्शंस को और मैक्रोस का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। उसका मतलब हेडर फाइल का मतलब ये है। अब क्या, कि जो एग्जांपल इसके बताए 3 एग्जांपल तो ये है studio.h, math.h, string.h, एक और है ponyo.h। तो 3 बताया तो कोई भी 3 लिख देना, ठीक है? आगे 7 क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट स्टेप्स। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट एन एल्गोरिथम, राइट द कोड, कंपाइल एंड फिक्स एरर्स, टेस्ट द प्रोग्राम, डिप्लॉय एंड मेंटेन। ये मैडम पूछ सकते हैं, मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है? पूछा गया कि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट स्टेप्स लिखो, एक्सप्लेन करो कैसे लिखोगे। तो पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम को, फिर एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, अगर गलती हुआ तो फिक्स करेंगे, फिर प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, फिर डिप्लॉय और मेंटेन रखेंगे। तो ये होते हैं इसके 6 स्टेप्स, ठीक है? किसके लिए? प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट स्टेप्स का, ठीक है? ये आ सकते हैं, मुझे डाउट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, तो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? तो फिलहाल इसको देखो, लेकिन इसका एक टेबल आता है, ठीक है? पीपीटी में एक टेबल है, वो टेबल हमको ड्रॉ करना होगा, तभी हमको फुल मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, ओके? फिलहाल तो ये देख लो, वो टेबल ड्रॉ कर देना, फिर ये लिख देना चलेगा, लेकिन वो टेबल ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। वो टेबल कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में, या तो फिर लास्ट में देखता हूँ, अभी दिखाता हूँ, पहले ही खत्म कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, द पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। तो पहला क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यानी हैशटैग इंक्लूड, ओके। फिर द सेकंड क्या है, मेन फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, स्टेटमेंट्स इनसाइड, यानी कि इसके इनसाइड किसे बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट के, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों देखो, ये बीच में जो है ना, ये वाला है, और ये जो है, ये सेकंड वाला है, और ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो इतना नहीं लिखना है और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बताऊंगा आपको क्या करना है, पहले ये खत्म करता हूँ पूरे चैप्टर को। 9 10 का आंसर सेम ही है, देखते हैं। वेरिएबल डिफाइन करना है, उसका डिस्क्राइब करना है क्या, रूल्स के बारे में। तो पहला, वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल क्या है, कंटेनर है स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेमिंग रूल्स क्या है, तो मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। कोई भी लेटर होना चाहिए और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एक्सेप्ट ये, ठीक है। इसके अलावा, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से डिफाइन है, तो वो रॉन्ग बता देगा, कंपाइलर एरर हो जाएगा। थर्ड क्या है, कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स, जो सी कीवर्ड्स है इसके अंदर, उसको भी यूज हम नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, ठीक है। आते हैं 11 क्वेश्चन पे, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट यूजर गिवन वैल्यू, ठीक है। हमको क्या करना है, सी प्रोग्राम लिखना है और क्या प्रिंट करना है, यूजर वैल्यू, गिवन वैल्यू, ठीक है। तो हमको सी प्रोग्राम लिखना है और प्रिंट यूजर गिवन वैल्यू, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, इंट में। फिर उसके बाद नंबर लिया, नंबर डाला, नंबर का इनपुट लिया, फिर हमने कहा फिर डायरेक्ट दिया कि ये नंबर डाला मैंने। सिंपल इजी था ये। फिर बेसिक डेटा टाइप्स इन सी, तो क्या है, बेसिक इंट है, फ्लोट है, चार डबल है, ठीक है। इंट क्या है, होल नंबर्स के लिए, फ्लोट क्या है, डेसिमल नंबर्स के लिए, चार क्या है, सिंगल कैरेक्टर्स के लिए, और डबल क्या है, लार्ज डेसिमल्स के लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, बिल्ट इन टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, चार एक्सेट्रा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये है, तो बिल्ड करता है किसमें, इंट में, फ्लोट में और चार में, ठीक है।
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या है? तो वो है टाइप्स क्रिएटेड बाय यूजर्स लाइक स्ट्रक और एनम, ठीक है? ये क्या करता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स? वो क्रिएट करता है यूजर्स के द्वारा, ठीक है? कौन-कौन से टाइप्स? या लाइक स्ट्रक और एनम, ठीक है? थर्ड क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जो डिराइव करता है एक्जिस्टिंग डेटा टाइप से, डिराइव फ्रॉम एक्जिस्टिंग डेटा टाइप्स लाइक अरेज और पॉइंटर्स, ठीक है? अरेज और पॉइंटर्स से वो डिराइव करता है। ओके, अगला आते हैं 14 क्वेश्चन पे। डिफाइन ऑपरेटर एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है? आपको ऑपरेटर्स डिफाइन करना है और उसका लिस्ट बताने बताने हैं, ठीक है? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज, ठीक है? ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जिसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल और वैल्यूज का के ऊपर, ठीक है? अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पीटवाइज, कंडीशनल, ठीक है? ये 7 लिखने और इसमें थोड़ा लाइन लिखने हैं इसके, ठीक है? तो ही फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, शायद 6 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है? तो अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, रिलेशन में आएगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है? लॉजिकल में आएंगे एंड और नॉट। असाइनमेंट में आएगा प्लस सॉरी इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आएगा प्लस प्लस, माइनस माइनस। पीटवाइज में आएगा एंड, फिर ये सीधा वाला क्या बोलते हैं इसको मुझे मालूम नहीं। फिर ऊपर वाला रेज़ टू, फिर ये याद नहीं आ रहा इसको कुछ बोलते हैं। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है? सो हमें क्या है कंडीशनल, तो ये क्वेश्चन मार्क और डबल डॉट, ठीक है? इसमें एक चीज़ गायब है शायद टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी में क्या होगा? अ ये वाला जो है ना 2 तरीके से हम लिख सकते हैं इफ एल्स वाला, ठीक है? लेस देन ग्रेटर देन, ओके। वो आता है टर्नरी ऑपरेटर, ये तो लिख दिया हमने शायद, ये रहा रिलेशनल, ठीक है? हो गया। ये है टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी, ठीक है? ये हो गए। अब साथ ये लिख देना और और इसको थोड़ा लंबा करके आंसर लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 6 में से 6। ठीक है, आगे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, मिड में आया था मालूम होगा आपको, है ना? चलो एक्सप्लेन टाइप कन्वर्जन्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है? तो ये भी याद रखना, ये भी आया था मिड में। टाइप कन्वर्जन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कन्वर्जेशन एक प्रोसेस है, एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का, ठीक है? 2 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है? तो इम्प्लिसिट क्या है? इम्प्लिसिट है टाइप प्रमोशन, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली डन होता है बाय कंपाइलर लाइक कन्वर्टिंग इनटू फ्लोट, ठीक है? ऑटोमैटिकली कन्वर्ट कर देता है इंट से फ्लोट में, ठीक है? इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? वो टाइप कास्टिंग होता है, वो हमको मैन्युअली करने पड़ते हैं, ठीक है? ये ऑटोमैटिक होता है, ये यूजर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लोट रिजल्ट इक्वल टू फ्लोट ए डिवाइडेड बी, ठीक है? ये क्या है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट रिजल्ट हमको देखो फ्लोट लेने हैं यहाँ पे, ठीक है? हमको यहाँ फ्लोट डालने पड़ेंगे, फ्लोट का डिवाइड कर मतलब हमने फ्लोट लिया रिजल्ट, तो रिजल्ट हमको मान लो हमने ये डाला कि फ्लोट ए बी, ठीक है? ए डिवाइडेड बी, हमको इसको पॉइंट वाले को डिवाइड करना है, हमको आंसर भी पॉइंट में चाहिए, इसलिए फ्लोट यहाँ पे भी डाला, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक करता है, यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ओके, आगे आते हैं 16 क्वेश्चन पे। तो क्या है व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या है वो बताना है, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स सब आ सकते हैं, लेकिन जो मेन मुझे लगते हैं ज्यादातर वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? सीधी सी बात, असाइन करता है वेरिएबल को, ठीक है? और एग्जांपल क्या है? तो इक्वल टू असाइन अ वैल्यू, ठीक है? फिर क्या है? प्लस इक्वल टू ऐड और असाइन, यानी दोनों ही है इसमें, ठीक है? और ए प्लस इक्वल टू 5, इसका एग्जांपल देख लो, इज द सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस 5, मैंने बताया था पहले, ये वैसा ही है, ठीक है? आते हैं 17 क्वेश्चंस पे। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? हमको डिफरेंस डालने हैं किसके? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, ठीक है? पहला क्या है? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब वेरिएबल के पहले आना चाहिए, पोस्ट का मतलब वेरिएबल के बाद आना चाहिए, ठीक है? ओके, और इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस और डिक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस, ठीक है? तो इसमें प्री में क्या है? तो देख लो इंक्रीज वैल्यू बिफोर यूजिंग इट, यानी वैल्यू को लिखने से पहले उसके पहले इंक्रीज करो फिर वैल्यू को यानी कि मान लो ए 5 है तो पहले उसको इंक्रीज करो, 6 पहले प्रिंट करो फिर 5 प्रिंट करो, ठीक है? ऐसा इसमें क्या है? 5 लिखो फिर 6 प्रिंट करो, समझ गए? ऐसा क्या है? एग्जाम्पल ए इक्वल टू प्लस प्लस बी, असाइन इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ बी टू ए, ठीक है? अब क्या करेगा पहले अभी देखो इस तरह से हमने एग्जाम्पल लिया है ना, तो देखो बी टू ए, अब देखो ए इक्वल टू प्लस प्लस बी, यानी हमने मान लो ए लिखा 3 और बी लिखा 2, ठीक है? मान लो अब क्या करेगा पहले बी के पहले क्या आएगा वो इंक्रीज करना है, तू लिखा था ना 3, यानी क्या हो जाएगा 3 बी 3 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? उसके बाद इसके यहाँ पे आते हैं इसका एग्जांपल पोस्ट इंक्रीमेंट का, ये क्या है? मान लो ए 3 है और बी 3 है, अब बी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ए क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, सिंपल। ओके, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर ये क्या है? असाइन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी टू ए देन इंक्रीमेंट पी, समझ गए? आगे आते हैं, याद रखना ये पहले ही इंक्रीज कर देगा और ये बाद में इंक्रीज करेगा। ए की वैल्यू अगर 2 है, तो ये पहले 3 प्रिंट करेगा फिर 2 करेगा और यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और फिर ये प्रिंट करेगा ए पहले 2 फिर 3, यानी कि ये लाइन में जाएगा, ये पहले वैल्यू को प्रिंट कर देगा, बाद में जो वैल्यू दिया है हमने वो प्रिंट करेगा, ठीक है? आगे 18 नंबर पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? एक्सप्लेन द बेस्ड प्रेसिडेंस, ठीक है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है वो और उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी आ सकते हैं शायद।
तो ये 6 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या है पहले तो? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस, माइनस, ठीक है? ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है? और ये क्या है? प्रेसिडेंस क्या है इसका? हाई, एक्जीक्यूटिबल फर्स्ट, लो एक्जीक्यूटिबल लेटर, यानी कि जो हाई होता है वो पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और जो लो होगा वो बाद में होगा, ऐसा, ठीक है? इसका प्रीसीडेंस है। एग्जांपल क्या है? इंट रिजल्ट इक्वल टू 5 डिवाइडेड, नहीं, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने क्या बोला था अभी? हाई वाला पहले, लो वाला बाद में। तो रिजल्ट इज 11। क्यों? 5 टू जा 10, रुक जा, सॉरी, 2 3 जा, पहले इन दोनों में बड़ा कौन सा है? देख, 5 प्लस 2 का 7 आएगा और 2 3 जा 6 आएगा, राइट? पहले मल्टीप्लाई है, फिर हमको इसको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है? तो सबसे पहले वैल्यू देखो, कभी भी डिवीजन सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है यहाँ पे? मल्टीप्लाई का होता है या एडिशन का होता है? तो मल्टीप्लाई, जैसे देखो 5 10 जा 50, 5 प्लस 10 15 होते हैं, यानी कि पहला हाई कौन है? हाई ये है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम। 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 कितना? 11, तो हमको 11 प्रिंट होगा, क्योंकि जो ये मल्टीप्लाई है ना वो हायर प्रेसिडेंस होता है, ठीक है ना? डिवीजन क्या हायर है क्या लो है, ये बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। ओके, एक्सप्लेन टर्नरी कंडीशंस ऑपरेटर इन सी विथ एग्जांपल। हमको टर्नरी यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है सी के लैंग्वेज के अंदर एग्जांपल के साथ, ठीक है? द टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स सिंटैक्स, ठीक है? टर्नरी ऑपरेशन क्या है? किसी चीज में कंडीशन डालने के लिए, और शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें इफ एल्स के लिए, ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या है? कंडीशन डालो, क्वेश्चन मार्क डालो, एक्सप्रेशन वन, डबल डॉट, एक्सप्रेशन टू, डॉट, खत्म। यानी पहला कंडीशन मान लो कि मेरा नाम है एम, ठीक है? क्या मेरा नाम एम है? अगर है तो लिखो एम, नहीं तो कुछ और लिखो, ऐसा। ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, ये लिखते हैं हमने। अब क्या है? इंट मैक्स, तो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है बड़ा। सवाल पूछा गया है ए बी से बड़ा है? अगर है तो ए प्रिंट करो, नहीं है तो बी प्रिंट करो, समझ गए? आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द, अभी कितने बाकी है, रुक जाओ, बस 25 तक है, चलो ठीक है। 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे। लिस्ट ऑल द ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी, गिव एग्जांपल्स, और सारे ऑपरेटर्स के लिस्ट बनाओ जो सी में यूज होते हैं एग्जांपल्स के साथ। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बीटवाइज, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसके ये रहा एग्जांपल्स, ठीक है? ये 2 मार्क्स में आएंगी, अच्छा? और एक्सप्लेन करना होगा तो 6 मार्क्स में, याद रखना। तो एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना कि इतना लिख देना, उसको बारे में लिखना है कि क्या करता है ये, ओके? अब आते हैं एक्सप्लेन एनी 5 ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। तो चलो 5 ऑपरेशन का एक्सप्लेन करते हैं सी लैंग्वेज जो इस्तेमाल होते हैं। एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिलेशनल और लॉजिकल, ठीक है? 5 ही बोले इसलिए 5 ले रहे हैं हम, ठीक है? ऐड टू नंबर्स, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया, ठीक है? ऐड टू नंबर्स, सब्ट्रैक्ट, इसमें देखो अब अरिथमेटिक में क्या करना है? अरिथमेटिक में हमको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, एक्सपांड कर देना है। ये अरिथमेटिक के तीनों है, ठीक है? और ये रिलेशनल और लॉजिकल है। तो हमने क्या किया? 5 ऑपरेटर्स लिखने थे, ये ऑपरेटर्स के अंदर के भाग है। तो ठीक है, तो एक्सप्लेन करने हैं ना, तो पहले अरिथमेटिक लिखना, उसके चारों के अंदर के डाल के फिर ये इतना लंबा आंसर लिखना है। इसमें थोड़ा गलत दे दिया है चैटजीपीटी ने, मेरे को पता है क्या है। खैर यहाँ पे 3 है, 1 2 और ये तीनों अरिथमेटिक है, यानी 3 ही है, तो 2 और ऐड कर लेना, समझ गए? और उसमें लंबा आंसर लिखना है। ये प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए अरिथमेटिक में ये आता है। फिर ऐड टू नंबर्स, फिर एग्जांपल इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ठीक है? और उसके बाद में फिर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? फिर डिवीजन के लिए होगा, ये होगा अरिथमेटिक। फिर रिलेशन में क्या होगा? कंडीशन करेंगे चेक, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ये 3 एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, ठीक है? लॉजिकल क्या होंगे? एंड और नॉट, ये सबका एग्जांपल दे देना इस तरह से, ठीक है? और हमारे आंसर हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन वाला, ठीक है? आगे आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है? तो हमको ऑपरेटर्स बताने हैं सी लैंग्वेज में। कितनी बार ऑपरेटर वाला आ रहा है देखो, यानी कि कंफर्म 6 मार्क्स में आने वाले हैं, ठीक है? तो रिलेशनल आएंगे, फिर लॉजिकल आएंगे, फिर कंडीशनल आएंगे, ठीक है? रिलेशनल क्या होता है? कंपेयर्स वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू फॉल्स, ठीक है? कंपेयर करता है वैल्यूज को और रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स को, ठीक है? एग्जांपल है ये, इफ ए नॉट इक्वल टू बी चेक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है? और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है? कंबाइनिंग करता है कंडीशंस को। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 और बी से भी 0 बड़ा हो तो चेक करो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? और उसका क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर, तो एक ये क्वेश्चन मार्क और कुछ सेमीकोलन, तो ये क्या होता है? क्वेश्चन और ये आंसर, और उसका जो बचता है वो दूसरा आंसर, ठीक है? शॉर्टलाइन फॉर इफ एल्स, ठीक है? इस इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये छोटा कर देते हैं। इफ एल्स का इस्तेमाल करते तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं, सीधा छोटा हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब ये शॉर्टलाइन छोटा कर देना। एग्जाम्पल क्या है? मैक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए, या तो बी, सिंपल सी बात। आगे आते हैं 23 क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन असाइनमेंट और स्टेटमेंट? गिव इट्स जनरल फॉर्म। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट क्या है? उसका जनरल फॉर्म दो, ठीक है? असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? वो असाइन करता है एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर, ठीक है? देखते हैं अब क्या जनरल, जैसे कि वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है? इसके एग्जांपल देखो, इंट एक्स, एक्स वेरिएबल है और एक्सप्रेशन क्या है? 10, डाल दिया हमने, इसको असाइन करते हैं इधर, सिंपल आंसर, ओके? व्हाट आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी? राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच।
बेसिक डेटा टाइप्स क्या है सी में और उसका सिग्निफिकेंस लिखो हर एक के लिए, ठीक है? तो इंट है, फ्लोट है, चार है, डबल है। इंट के लिए क्या है, 2 to 4 बाइट्स है। बीट्स नहीं, देखो मैडम अगर बीट्स में पूछता है तो बीट में आंसर देने होंगे, लेकिन एक का 8 सोच लेने का, ठीक है ना? एक का 8 सोचेंगे तो मल्टीप्लाई करना सबको अपना पता चल जाएगा कि बाइट्स को बीट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ये 2 है बाइट्स, तो अगर 2 8 जा 16 हो जाएंगे इसके बीट्स, समझ गए? इस तरह से 4 है तो 4 8 जा 32 हो जाएंगे, समझ गए? तो इनका ये दो, इसमें से इसमें दोनों में से एक हो सकता है जो स्टोर करता है इंटीजर्स को। फ्लोट में क्या है 4, जो स्टोर करता है डेसिमल वैल्यूज को। 4 में क्या है 1 साइज बाइट्स स्टोर करता है कैरेक्टर्स को। डबल 8, ये हो जाएगा 64 बिट्स, ठीक है? स्टोर करता है लार्ज डेसिमल्स को, ठीक है? डेसिमल्स को, ठीक है? अब देखो एक चीज देखो, बाइट्स और बिट्स भूलना मत, मैडम ने मीड में पूछा था, शायद वापस से पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। 8 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आवे, बस ये वैल्यू याद रख। चलो, राइट अ सी प्रोग्राम कंप्यूट्स द साइज ऑफ int फ्लोट डबल इन चार्ट। इन सब का इस्तेमाल करके हमको प्रोग्राम लिखना है, सीधी सी बात। और ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक का, ठीक है? तो हमको सी प्रोग्राम लिखना है, ये सब हमको मालूम है, ठीक है? पहले क्या करना है, हमको साइज सबके फाइंड करने हैं, किसके किसके, इंट फ्लोट डबल एंड चार के। तो चलो देखते हैं। इंट इंक्लूड लिख दिया, इंट में लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, फिर लिखा हमने प्रिंट साइज ऑफ क्या इसका, और क्या डाला हमने, एल डी, परसेंटेज डी डालना है या परसेंटेज एलडी भी डालो चलेगा, आपकी मर्जी, ठीक है? हमको वैल्यू चाहिए नंबर में, तो इसलिए हमको डी डालेंगे चलेगा, ठीक है? या एलडी भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। ये एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज नंबर के लिए होता है, खैर वो छोड़ो। और क्या करना है, साइज ऑफ इंट लिखना है, साइज ऑफ फ्लोट लिखना है, साइज ऑफ डबल लिखना है, साइज ऑफ चार लिखना है, और फिर ये रिटर्न जीरो करके बंद कर देना है, बस हमको आंसर मिल जाएगा। सबके साइज कितने वो बता देगा, ठीक है? ये होते हैं आंसर्स के। अब इसमें आप जो चाहो लिखो, बट इसमें परसेंटेज डी आना चाहिए सब में, या फिर परसेंटेज एलडी लिखो, आपकी मर्जी। और यहाँ पे ये साइज लिखना है, साइज ऑफ किसका करना है वो इसमें लिखा होगा क्वेश्चन में, वो डालना है यहाँ पे, और फिर प्रिंट कर देना। तो ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के आंसर। चलो मिलते हैं अब एक और लास्ट वीडियो में, शायद मिलेंगे, देखते हैं, चलो।